आज हम लोग 64th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 2018 यानी दिसंबर 2018 में यह एग्ज़ाम हुआ था। तो हम इस प्रीवियस ईयर का हल करने के साथ साथ में जो 67 बीपीएससी का 23 सितंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है, उनमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं पे भी साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आइए बिहार स्पेशल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 67 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो जो भगवान बुद्ध है, महापरिनिर्माण के बाद जो बौद्ध संगीति की गई थी वह कहाँ की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए वह 483 ईसा पूर्व में किया गया था। उस समय जो राजगिरी में हुआ था। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे तो राजगिरी है। तो क्या बौद्ध संगीति सिर्फ राजगिरी में होता है कि बिहार के और अन्य भी भागों में होता है? तो बिहार के और अन्य भागों में भी बौद्ध संगीतियाँ होती, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ होती। तो प्रथम राजगिरी में होता है, जो हम लोगों ने देखा अजात शत्रु के नेतृत्व में किया जाता है, और उसकी अध्यक्षता जो है वह महाकश्यप करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बौद्ध संगीति हम लोग आते हैं वह वैशाली। आपको पता होगा वैशाली अभी तिरहुत परमंडल में पड़ रहा, वहां पे द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। किसके नेतृत्व में होती है? वह होती है कालाशोक के नेतृत्व में, और वहां अध्यक्षता सवाकामी करते हैं। वह होता है 383 ईसा पूर्व। दो देखा, 483, 383, और अगर तीसरा बात की जाए तो वह 250 ईसा पूर्व में होता है। वह होता है पाटलिपुत्रा में। तो पहला होता है हमने देखा राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में होगा। चौथा ईसा की प्रथम सदी में स्टार्ट होगा। तो तीसरा का जो नेतृत्व करते हैं, जो पाटलिपुत्र में होता है, वो अशोक करते हैं, और उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस करता है। और चौथा बिहार के बाहर वह कश्मीर में होता है, कुंडलवन में होता है, जो कनिष्क और वासुमित्र करते थे। ये ध्यान में रखना। और एक जैन संगीति भी है जो बिहार में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो वह प्रथम जैन संगीति होता है जो पाटलिपुत्रा में, वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 298 ईसा पूर्व से इतना के बीच में, वो 322 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। तो ये हमने देखा कुछ जैन संगीतियाँ और बौद्ध संगीतियाँ, जो प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। दो में देखिए, कह रहा है बंगाल में बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है। कह रहा है बंगाल और बिहार में जो भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम, तो आपको पता होना चाहिए ना, इसी बंगाल किराएदार अधिनियम को बंगाल टेंडेंसी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वह 1885 ईस्वी में हुआ। अब आइए समझते हैं किस परिस्थिति में यह बंगाल जो किराएदार अधिनियम या बंगाल टेंडेंसी अधिकार एक्ट लाया गया, वो कब लाया गया। क्या होता है, यह जो लाया जाता है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार के द्वारा, बंगाल सरकार नहीं कहिए, मतलब जो होता है उस समय ब्रिटिशर्स, उसके द्वारा लाया जाता है। इसमें व्यापक किसान विद्रोह के जवाब में जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। इससे पहले एक पवना विद्रोह भी होता है 1873 ईस्वी में। वह भी बहुत हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ पर जमींदारों की मनमानी होती है, और जो जो वसूल करते हैं वो क्या करते हैं, अधिकतर जो पूर्वी बंगाल में होता है वहाँ पर ज़्यादा कर वसूल करते हैं, जमींदारों का दबदबा रहता है। इन सभी को देखते हुए क्या होता है, एक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, एक आंदोलन होता है, यानी जो गरीब किसान को अक्सर बढ़ाए गए जो लगान होते थे उसका सामना करना पड़ता था, भूमि करों को ज़बरदस्ती वसूल की गई थी। तो वही पूर्वी 1873 में पूर्वी में पवना जिले में एक यूसुफ अली के नेतृत्व में किसान लीग का गठन होता है। उसके बाद धीरे धीरे और यह बढ़ता है। उसके बाद फिर इसमें जो सहयोग मिलने लगता है वह अन्य जिलों में भी यह फैल जाता है, और अन्य लोगों का भी सहयोग मिलने लगता है। वही लड़ाई 1885 ईस्वी तक जारी रहता है, और उसके बाद फिर सरकार जो उस समय ब्रिटिशर्स होती है, इसमें बोला जाता है सीआर दास, सुरेंद्र बनर्जी भी सहयोग किए थे, और अंत में सरकार को झुकना पड़ता है। और बंगाल के जो किराएदार होते हैं, यानी जो काम करने वाले होते हैं, पट्टाईदार होते हैं, उन सभी के अधिकारों को निश्चित किया जाता है, और इस तरह से जो ज़बरदस्ती किया जा रहा है उसको एक कानून के तहत बदला जाता है। ये था बंगाल किराएदार जो 1885 ईस्वी में हुआ। क्या सिर्फ बंगाल किराएदार अधिनियम आया? नहीं, ऐसे ऐसे 2-3 आयोग बने। एक याद करिए, नील आयोग, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नील आयोग का गठन कब होता है? सोचिए वह परिस्थिति क्या होता है, क्योंकि क्या होता है नील आयोग, आप गांधी जी का भी पढ़ेंगे चंपारण में, तो वहाँ पे भी नील की खेती के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा से वर्णन किया है। तो नील आयोग जो पहले हम लोग देखेंगे, जो नील आयोग का गठन हुआ होता है 1959 या 60, यही है 60 में होता है। तो कब होता है और किन परिस्थिति में होता है? परिस्थिति यह होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन नील की खेती करने के लिए क्या किया जाता, बाध्य कराया जाता, और जबरन किस आधार पर, बहुत ही कम मूल्य पर, 2 रुपये प्रति बीघा के दर पर। तो इस तरह से जबरन बाध्य किया जाता था नील की खेती करने के लिए। उस जो जमीन उपजाऊ होता था, हालांकि उस पर जो किसान होते थे वह चाहते थे कि चावल और अन्य की क्या करना, पैदावार करना, लेकिन इस तरह से बाध्यकारी नियम से वो क्या थे, बहुत परेशान थे।
तो इस तरह से फिर क्या होता है, वक्त है 1859 ईस्वी का, नदिया का गोविंदपुर गांव रहता, वहां पर कुछ किसानों ने बीज बोने से मना कर दिया। अब जैसे ये मना करता है, अब साथ मिलने में धीरे धीरे और किसानों का साथ मिलने लगता है, लोग एकजुट होते हैं और वहां से वो आंदोलन स्टार्ट होता है। और फिर एकजुटता के साथ गांधी जी का जो है अहिंसकवादी तरीके से हिंदू मुस्लिम दोनों का सहयोग प्राप्त होता है और यह आंदोलन विस्तृत होता है। फिर सरकार यहाँ पे भी झुकती है और उसके बाद फिर एक क्या होता है, नील आयोग का गठन होता है। नील आयोग का जो गठन 31 मार्च 1960 ईस्वी का गठन होगा। फिर उसके बाद नील आयोग में जैसे उसके उसी के सुझाव पर एक जारी किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा उसे कानूनी तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये था नील आयोग का गठन 1960 ईस्वी में होता है। उसके बाद एक और है अवध लगान अधिनियम, यह भी काफ़ी इसी तरह दिलचस्प है। अब वह किस परिस्थिति में होता है, अवध लगान, याद करिए यह जो अवध लगान 1921 ईस्वी में होता है, याद करिए अवध लगान पहले तो बनता है यूपी किसान सभा 1918 में, फिर यूपी से टूटता है तो क्या बनता है, यूपी से टूटता है तो प्रतापगढ़ में जो होता है उसमें ये बाबा राम सिंह के नेतृत्व में क्या बनता है, यूपी के बाद अवध किसान सभा बनता है। अब फिर सोचिए जब अवध किसान सभा में क्या होते हैं कि जो हरदोई होता है, चिरदोइया होता है, ये यूपी के कुछ क्षेत्र में वहाँ पर किसानों के द्वारा किसानों से जो है जमींदारों की जो वसूली हो रही थी बहुत ज़्यादा 50% से अधिक कर वसूले जा रहे थे और मनमानी कर हो रहे थे। जब भी कुछ आ रहा था तो रियायत नहीं दिया जा रहा था। तो वहाँ पर बताइए एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, एक पंडित को बुलाकर गंगा नदी में एक गड्ढा खोदकर वहाँ सब शपथ लेता है कि हम बढ़ाए हुए क्या करेंगे, किराएदार नहीं देंगे, जो देते हुए आ रहे थे वही देंगे। उसके बाद इस तरह से जो मनमानी था उसके विरुद्ध उसके बाद एक आंदोलन होता और वही एक आंदोलन के बाद फिर क्या होता है, जैसे ये एक आंदोलन बढ़ता है, लोग उसमें विरोध करना स्टार्ट करते हैं, तब होता है आता है कौन, अवध लगान अधिनियम, जिसमें ये किसानों को क्या किया जाता है, जो उसमें जो होता है उसको पारित किया जाता है, यानी कि जो उसके बाध्य था उसको बाध्य करने के लिए मना किया था और कानूनी के तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे परिस्थिति थे जो क्या हो गया सर ब्रिटिशर्स के द्वारा लाना पड़ा। हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े थे तो वहाँ पे तो इसकी चर्चा हुई, तो इसलिए हमने उन सभी एक्टों को भी चर्चा कर ली यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट 3 में आते हैं, करा बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कहिए बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना। याद करिए वक्त है 1912 ईस्वी का। आप याद करिए एक वैसे व्यक्ति कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या करते हैं पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और जो जब पढ़ के आते हैं तो मात्र 20 वर्ष की अवस्था से वह बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग करते हैं और वह प्रथम ऐसे भारतीय होते हैं, उस समय उनको उसके शासनकाल में राज्यपाल के रूप में बनाया जाता सच्चिदानंद, तो ही सच्चिदानंद सिन्हा नेतृत्व करते और अन्य नेताओं भी रहते, लेकिन जो सबसे प्रमुख और मुखर्ग जो उनका रहता नेतृत्व तो वो सच्चिदानंद सिन्हा। 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या किया जाता है, बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है, जिसमें भूमिका सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ यानी वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो क्या होते हैं, आप याद करिए जब 1946 ईस्वी का जब संविधान सभा का बैठक हो रहा है तो प्रथम संविधान सभा जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष यही व्यक्ति थे। हालांकि दूसरा हुआ था 11, तीसरा हुआ था 13। तो ये प्रश्न भी पूछ जाता है बीपीएसएलडीसी में, तो पूछ दिया गया था कि सेकेंड अधिवेशन कब बैठक हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये था जो हमने जाना कि बिहार को एक स्वतंत्र देश, और वही 22 मार्च को जब अलग हुआ वही 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता और इस 22 मार्च को जल दिवस भी है। तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे कि आखिर में 22 को ही क्यों चुना गया बिहार दिवस। तो इसके पीछे कारण ये है कि उसी दिन उसको बंगाल से अलग कर एक पृथक प्रांत बना दिया गया था। और इसमें हमने देखा कि जब पृथक प्रांत में होता है इसमें क्या होता है, 2 अखबारों का भी अहम भूमिका रहता है। कौन सा अखबार था, द बिहारी और बिहार, इस सभी अखबार का रहता। जो द बिहारी बाद में क्या होता है, बिहारी के साथ मिलता है तो द बिहार के नाम से प्रकाशित होने लगता है। तो 1917 में पहले दैनिक होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि न्यू इंडिया उसकी जगह पर प्रकाश। ये तो कुछ था जो हम लोगों ने उसके परिपेक्ष में देखा। अब देखिए चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया। याद करिए गांधी जब नील का प्रयोग लिख रहे होते तो 5वें अध्याय में 12वें पेज में वो इस बात को लिखते हैं कि गांधी चंपारण विद्रोह, चंपारण आंदोलन से पहले उन्होंने अभी तक क्या किया था, नील की खेती और चंपारण का नाम नहीं सुना था। पहली बार वो होता है समय जब 1916 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन होता है। याद करिए वह 1916 में कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इस लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, पहली बार गर्म दल और नरम दल क्या होते हैं, दोनों एक मिलते हैं और इसको मिलाने में काफ़ी अथक प्रयास हुआ एनी बेसेंट का रहा था। हालांकि वो 1915 में भी इसको लिए करती है, लेकिन कुछ नरम दल क्या होते हैं जो क्या होते हैं उसका विरोध करते हैं। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जब वो जेल से निकल के आते हैं 1914 ईस्वी में, तो क्या हो चुका था, परिदृश्य काफ़ी कुछ बदल चुका होता है। क्योंकि वो 6 साल रहते हैं, उनकी बीवी की भी मृत्यु जेल में ही रहते हैं, तो उसी वक्त हो जाती है, तो काफ़ी कुछ बदल चुका होता है। उनको ये समझ में आ चुका होता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो पर्याय है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुका
पाया। फिर उसके बाद वो अपना तरीका बदलते हैं, उसके बाद फिर वो सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं जो कांग्रेस का नीति रहता है, उसको नीति को क्या करते हैं, फैलाना स्टार्ट करते हैं, लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं, लोगों को आज़ादी, भारत की आज़ादी के प्रति जागरूक करना स्टार्ट करते हैं। और उसी दरमियान में होता है कौन, ये बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं, एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल चलाया जा रहा था, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करना स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं एनी बेसेंट से ज़्यादा क्या होते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं। किसमें, वह होम रूल आंदोलन में, जिसमें 20,000 एक वर्ष में 20,000 से अधिक सदस्य इसमें जुड़े आते हैं, हालांकि उससे कम होता है। फिर वही 16 में आप देखिएगा कि किस तरह से भर भर कर ट्रेन बुक किया जाता है, स्पेशल ट्रेन, कांग्रेस ट्रेन के रूप में वह संज्ञा दिया जाता है, जिसमें भाग लेता है कौन, वह भाग लेता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो चलाया जा रहा था होम रूल आंदोलन। और उसके बाद दोनों एक होते हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम भी एक होने का मौका मिलता है, एक होते हैं। तो ये था कहानी, वहीं पर अधिवेशन हो रहा था। गांधी जी पहली बार किनसे मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला से, और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला से मिलते हैं। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद शुक्ला इनको हिंट ये करते हैं, देखिए ना, एक वकील हैं, ध्यान उठ गया, वो हिंट करते हैं कि आप गांधी जी से जाके मिलिए। और गांधी जी जब मिलते हैं उसके बाद ये बताते हैं, गांधी जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम उस पर विचार करके आपको प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन उसके बाद जो जिद पकड़ते हैं वो छोड़ते नहीं है। गांधी जी को अंततः कहना पड़ता है कृपया आप मेरा पीछा करना छोड़ दिए, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। और अंततः गांधी जी को कहना पड़ता है कि ठीक है, हम कलकत्ता आएंगे तो कलकत्ता से अपने दौरे में उस क्षेत्र को शामिल कर लेंगे। वही कलकत्ता 7 तारीख को बोलते हैं, 7 तारीख से पहले ही, 7 अप्रैल 1917 ईस्वी से पहले ही जाके बैठ जाते हैं कौन, राजकुमार शुक्ला 3 दिन पहले। फिर वो लेके आते हैं और ट्रेन पर आते हैं। तो गांधी जी लिखते हैं उसमें कि किस तरह से, जिस तरह से वो जितने जिद्दी व्यक्ति थे, वास्तविक में शुक्ला जी उतने क्या हैं, जिद्दी व्यक्ति नहीं, बहुत ही सरल स्वभाव। उनको पता था कि अब यहाँ से जो नेतृत्व है वो हमें अपने विचार सही करना होगा। उसके बाद फिर वो जेपी कृपलानी से भी मिलते हैं, कांग्रेस सदस्य। फिर आप देखेंगे तो फिर इनसे भी मिलेंगे, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी पहली मुलाकात यहीं पर होगी। उसके बाद फिर आंदोलन स्टार्ट होता है, इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। उसमें देखिएगा किस तरह से उसमें उनको मतलब जैसे ही वो एंट्री करते हैं तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होता है वो उनको बाहर जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो जाते नहीं। हालांकि उनको एक बार कटघरे में भी पेश किया जाता है, लेकिन उनके विरुद्ध कोई था ही नहीं मुकदमा, तो उनको छोड़ना पड़ता। गांधी जी कहते हैं कि कृपया आप हमें सजा सुनाइए, लेकिन अंततः जज उठकर चले जाते हैं। ये एक था कहानी चंपारण आंदोलन, और उसमें चंपारण आंदोलन सफल भी होता है। वही चंपारण आंदोलन जिसमें 3 कठिया प्रणाली था, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना बहुत ही उपयोगी था। तो ये था दिलचस्प कहानी जो हम लोगों ने देखा। तो क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी में है, इन्होंने ही आमंत्रित किया था। नेक्स्ट देखिए 5वें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ। तो याद करिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो इसे समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं कि एक हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बिहार समाजवादी पार्टी। तो बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में हम लोगों ने जाना था, जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी में होता है। जयप्रकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा एक अन्य व्यक्ति, क्योंकि शायद 67 बीपीएससी में जब एग्जाम हुआ था 8 मई को, तो यही पूछ दिया गया था कि कौन कौन से व्यक्ति समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं, है ना। तो एक व्यक्ति का नाम हम भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये 2 व्यक्ति थे, जयप्रकाश नारायण, रामप्रसाद फूलन, और अन्य व्यक्ति थे। ये लोगों क्या करते हैं, जुलाई 1931 ईस्वी में बिहार में समाजवादी पार्टी का स्थापना करते हैं। हम बिहार समाजवादी पार्टी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर 1933 ईस्वी में उसी के परिपेक्ष में एक अन्य शाखा तैयार किया जाता है, पंजाब में किया जाता है। वो भी क्या करता है, जमींदारों का उन्मूलन और बिना मुआवजे को दिया जाने वाला जो जमीन था उसके विरुद्ध में वो आंदोलन स्टार्ट होता है। तो ये था बिहार समाजवादी पार्टी। अब है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब ये क्या है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अब देखिए इसकी भी स्थापना है, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वह 1931 ईस्वी में होती है। लेकिन जो इसकी स्थापना करने वाले होते हैं वह गंगा शरण सिन्हा होते हैं। और कौन होते हैं, रामचंद्र मिश्रा होते हैं। तो ये होते हैं आदि होते हैं। ये क्या करते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। और 1924 ईस्वी में पटना में क्या होता है, अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना की जाती है। जिस तरह से हमने देखा था ना कि क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को लेकर थोड़ा सा क्या है, मतभेद है कि कुछ लोगों का कहना है कि 1920 में एक बार प्रश्न 1920 से भी पूछ दिया गया, एक बार 1924 से भी पूछ दिया गया, 1925 भी डाल दिया गया। तो 20 था तो 25 नहीं था। तो ये था कहानी। कुछ कहना कि औपचारिक रूप से ठीक है स्थापना हो गया, लेकिन औपचारिक रूप से 2024 में काम करना स्टार्ट किया, वही जो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा स्थापना किया गया था, है ना। तो वो था सोशलिस्ट पार्टी। ठीक उसी प्रकार बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो औपचारिक रूप से 1934 ईस्वी में किया गया। तो इसमें देखें हम लोग अंजुम इस्लामिया हॉल में सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से स्थापना किया, और इसके जो अध्यक्ष थे वह नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो यहाँ पे भी जयप्रकाश नारायण का सचिव के रूप में रोल रहता कौन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। और एक और था प्रश्न, पटना युवक संघ, उसकी स्थापना 1927 ईस्वी में कौन किनके द्वारा किया था, मनिंद्र नारायण राय के द्वारा किया जाता है। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय और ब्रिजनंदन आदि शामिल होते हैं। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, पटना युवक संघ जिसकी स्थापना 1927 में मनिंद्र नारायण कौन होते हैं, मनिंद्र नारायण राय ने इसकी स्थापना किया था, फूलन प्रसाद वर्मा और
कृष्ण बल्लभ राय बिना। अब फूलन प्रसाद वर्मा का तो चर्चा समाजवादी में भी हुआ, क्योंकि वह बिहार समाजवादी पार्टी की जब स्थापना होती है वह भी उनके उसमें क्या होते हैं, सदस्य के रूप में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक 6 में आते हैं। करा बिहार में किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो पहले मंत्रिसभा का, देखिए पहले मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ही करते हैं। हमने चर्चा किया था कब कि श्री कृष्ण सिंह, जब 66 पीपीएससी का हम लोगों ने देखा था तो उसमें भी श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा गया, श्री कृष्ण सिंह से। ये वही श्री कृष्ण सिंह जिन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। याद करिए, श्री कृष्ण सिंह क्या होता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 1946 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक ये रहते हैं। तो यह होता, उसके साथ में अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके सहयोगी के तौर पर रहते हैं। और जो पहले होते हैं वो कौन होते हैं, एक राज्यपाल भी तो होते हैं ना, तो ये होते हैं, कोई दौलत राम कर होते हैं। तो वो भी हम लोगों ने उन वहाँ पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था। जय रामदास दौलत राम था, वो राज्यपाल थे, एक ही साल रहते हैं 47-48 में। तो ये था कुछ देखा था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि श्री नारायण सिंह, जो श्री कृष्ण सिंह, उनका जन्म शेखपुरा के मौर जिले में तथा बरबीघा के चौक पर इनका प्रतिमा भी लगा हुआ है, ये भी जाना था। इनका ननिहाल नवादा की तरफ है, ये भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें से सहयोग करने के लिए वह मुंगेर में गंगा नदी को पार कर वो क्या कहे थे, एक क्षेत्र है वहाँ पर जाकर पहुँचे थे। तो उन्होंने भी नेतृत्व प्रदान किया था। कहाँ से? वह किए थे मुंगेर से, भागलपुर से अलग किए थे। भागलपुर से कोई और व्यक्ति थे, वो देखिए नाम क्या था, ये था, नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो भी प्रश्न पूछा गया था कि भागलपुर से कौन नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था। तो ये कुछ था। तो हम लोगों ने यहाँ चर्चा कर रहा था पहले मंत्रिसभा के रूप में। तो वह मंत्रिसभा के रूप में श्री कृष्ण सिंह को क्या मिलता है, बिहार का पहला मंत्रिसभा के नेतृत्व में प्रदान किया जाता है। तो ये था कहानी जो हम लोगों ने क्या देखा, श्री कृष्ण सिंह के बारे में देखा। अब देखिए नील विद्रोह किसके बारे में। अब देखिए अभी हम लोग चर्चा किए थे ना ऊपर ऊपर जब एक प्रश्न आया था, क्या प्रश्न था वो प्रश्न था कि बंगाल टेनेंसी एक्ट क्या था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम क्या था। उसमें हमने नील आयोग का भी गठन किया था कि नील आयोग का गठन कब और किन परिस्थिति में किया जाता, वह 1960 ईस्वी में किया जाता। कारण क्या होता है कि नील विद्रोह क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम दर पर और मजबूरी में और कहिए कि ज़बरदस्ती रैयतों से खेती करवाया जा रहा था। लोग उस उपजाऊ भूमि पर अन्य फसल, चावल और अन्य फसल उपजाना चाह रहे थे, लेकिन इस तरह से जो क्या किया जा रहा था, जो अंग्रेज सरकार थी उसके द्वारा मजबूर किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए तो इसमें से स्पष्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी में कन्फ्यूजन होगा, अगर थोड़ा ठीक से पढ़े होंगे तो सी जमा माने। सी में करा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उनसे एक अमान्य मूल पर, अमान्य मूल था ना उस समय 2 रुपये प्रति बीघा पे कराया जा रहा था, ए अप्रोक्स डाटा है, तो वो कराया जा रहा था। और ए में सिर्फ है नहीं करना चाहते थे ज़बरदस्ती। तो सी नंबर एक से ज़्यादा पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 में देखिए कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो देखिए हमने देखा था किस तरह से क्या होता है कि अप्रैल 1857 ईस्वी में दानापुर की टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी विरोध करती है, सोन नदी पार कर वह कहाँ, आरा पहुंचती है। और आरा पहुंचने के बाद किनका नेतृत्व प्राप्त होता है, वीर कुंवर सिंह का। फिर आरा के जेल से कैदियों को छुड़ाते हैं, उसके बाद अंग्रेजों से भिड़ंत होता, पहला बार हारते हैं, फिर दूसरा बार जीते, इस तरह से वो चलते रहता। और इसी दरमियान में आपको पता होगा उनके से रिलेटेड एक कहानी है जहाँ पर वो जब वो गंगा नदी पार कर रहे होते हैं तो लास्ट नाव से जब वो पार कर रहे होते हैं तो उनके गोलियां हाथ में लग जाता है, इसके कारण बाएं हाथ काटकर गंगा नदी को दे देते हैं। तो ये था उनके स्वर्ण गाथा का कुछ प्रथा था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी भी इनके स्वर्ण गाथा का एक बूढ़े शेर के रूप में संज्ञा दिया है। किनको, वीर कुंवर सिंह को। तो ये वीर कुंवर सिंह ये व्यक्ति थे। तो वह होते हैं क्या होते हैं कि जैसे ही सैनिक टुकड़ी का मदद आरा से किनका नेतृत्व में, वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में मिलता है। फिर वो जमशेदपुर पहुंचते हैं 20 अप्रैल ही होता है, 20 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और जो ब्रिटिश झंडा था हटाकर जैकोबिन क्लब अपना भारतीय झंडा वो लगाते हैं। और इस तरह से फिर उनकी मृत्यु 8 मई वो वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वो आरा से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट हम लोग 8 के बाद 9 में आते हैं। 9 में कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था। याद करिए, नमक कर विद्रोह, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, नमक सत्याग्रह किसका भाग है, वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। याद करिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट होता है, वह नमक सत्याग्रह से स्टार्ट होता है। नमक सत्याग्रह कब होता है, जब 12 मार्च को अहमदाबाद से दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल को 78 सहयोगियों के साथ। गांधी जी 385 किलोमीटर की दूरी तय कर, अर्थात 240 मील की दूरी तय कर पहुंचते हैं। तब वहां पर जाकर क्या करते हैं, वह नमक कानून को तोड़ते हैं। और उसी को जब 6 अप्रैल को तोड़ते हैं, उसी के दक्षिण 12 किलोमीटर एक जगह होता है धरासना, वहाँ पर एक दूसरा सत्याग्रह का आयोजन करने का
प्लान होता है। लेकिन जैसे ये प्लान अंग्रेजों को पता चलता हुआ 4 मई को मध्य रात्रि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेता। और जैसे ही गिरफ्तारियां होती है देश में कई जगहों पर विरोध स्टार्ट हो जाता। उसी के विरोध में बिहार में भी क्या होता है, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का यानी नमक सत्याग्रह का विद्रोह यहाँ भी किया जाता है। विद्रोह किस तरह से, वह अहिंसक रूप से नहीं। लोग क्या करते हैं, शराब और अंग्रेजी कपड़ों की दुकान के सामने धरना दे देते हैं, शराब के सामने धरना दे देते हैं, और उसी समय से चौकीदारी कर देना बंद कर दिया जाता था। तो प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता है कि चौकीदारी कर बिहार में कब से देना बंद कर दिया गया। तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया हुआ रहे या फिर नमक सत्याग्रह रहे, कुछ भी रहे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन ही स्टार्ट होता है नमक सत्याग्रह से। नेक्स्ट हम लोग आज 10 में देखेंगे बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ है। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि बिहार किसान सभा, तो हमने चर्चा किया था बिहार किसान सभा, याद करिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में होता। किनके नेतृत्व में होता, वह नेतृत्व होता स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में होता है। अब स्वामी सहजानंद क्यों थे, इसकी चर्चा हम लोगों ने वहाँ पे किया था कि स्वामी सहजानंद वही व्यक्ति थे जो 1929 ईस्वी में क्या करते हैं, बिहार किसान सभा का स्थापना करते हैं। हालांकि और भी अन्य होते हैं, जैसे और अन्य कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यान, यदुनंद शर्मा, ये सभी सदस्य इसके होते हैं, बिहार किसान सभा से जुड़े होते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी सहजानंद सरस्वती किस तरह से 1929 ईस्वी में होता है, जिसमें क्या होता है, जो जमींदारों के द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था उनके विरुद्ध क्या आरोपों को इकट्ठा करने के लिए यह बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता। फिर वह गतिविधि भारत के अन्य भागों में भी तेज होती। फिर धीरे धीरे 1934 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी के साथ अस्थायी रूप से काम करने का मिलता। फिर यहीं पर बड़े बड़े नेता दक्षिण भारतीय फेडरेशन किसान सभा के एन.जी. रंगा होते हैं, नीबू द्रिपाद होते हैं, इन सभी का सहयोग मिलता। और अंत में श्रम जो आयोग होता है, श्रम संघ होता है, उसके सुझाव होता है कि इसका अखिल भारतीय निकाय कर देना चाहिए। तो वही 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को फिर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। ये था उसमें जो इस किसान सभा से स्वामी सहजानंद के अलावा कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे, राहुल संस्कृत्यान भी जुड़े हुए थे, यदुनंद शर्मा। तो आइए थोड़ा संक्षेप में और भी जान लेते हैं। राहुल संस्कृत्यान की चर्चा हमने किया था कि यह एक उस समय के क्या थे, यह एक प्रसिद्ध और एक कहिए कि व्याख्यान कवि के रूप में थे। कौन, ये स्वामी राहुल संस्कृत्यान, जिन्होंने क्या है अंबारी सत्याग्रह 1929 ईस्वी में जो होता उस अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, राहुल संस्कृत्यान के द्वारा। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, जो क्या होते हैं हिंदी साहित्य के एक अद्वितीय व्यक्ति होते हैं। उसके बाद कार्यानंद शर्मा, तो कार्यानंद शर्मा की हम लोग चर्चा पहले भी किए थे। कार्यानंद शर्मा का चर्चा क्या हम लोगों ने, जैसे ऑप्शन में था तो जाना था कि कार्यानंद शर्मा कौन थे, तो हम लोगों ने देखा था कि जो कार्यानंद बिहार के लखीसराय के मुंगेर जिले से बिलोंग कर रहे थे, सहूर गांव से, एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन में शामिल होने से पहले उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया। उसके बाद किस तरह से हम लोगों ने देखा था, फिर उसको 14 वर्ष का उनको कैद भी कर दिया गया था आंदोलन के लिए। फिर वो जब निकले तो उसके बाद फिर वो क्या होते हैं, ये विधायक भी बनते हैं। तो ये कहानी था। तो ये सभी जो व्यक्ति हैं वो सभी जुड़े हुए थे, किससे, किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो आपको ध्यान में रखिए सहजानंद सरस्वती तो थे ही थे, उसके बाद अन्य लोग भी क्या थे, इनसे जुड़े हुए थे। और सचिव के रूप में श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था, इसी में से सचिव। यह भी ध्यान में रखेंगे, है ना, किसके, बिहार किसान सभा का। और वही है स्वामी सहजानंद, जो एक इनके द्वारा क्या किया गया था, एक ये भी लिखा गया था ना, क्या बोलता है, बुक एक था, देखिए ना, पुस्तक का नाम है किसान क्या करे। तो किसान क्या करे जो भी लिखा गया वह स्वामी सहजानंद के द्वारा ही लिखा गया। चलिए 11 में देखिए, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो वह देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि 2000 है, तो 2000 में आपको पता होगा कि झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो ऑप्शन में तो दे देता है 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता। तो वह 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। 12 में देखिए कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिना बिहार बना, क्या बना, भारतीय राज्य के रूप में कब बना, तो वह बना था 1912 ईस्वी को बना था। तो ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमने इसकी चर्चा किया कि 1912 ईस्वी में किस तरह से किनका सहयोग, वह सच्चिदानंद का सहयोग रहता है, जो बिहार को एक प्रांतीय राज्य बनाने में उनका अहम भूमिका होता है। जो हमने देखा कि जब वो ब्रिस्टरी की पढ़ाई कर कर, इंग्लैंड से पढ़ाई करके जब वो भारत आते हैं मात्र 20 वर्ष की अवस्था में, इसका वो क्या होते हैं, एक तरह से सरप्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में होते हैं, एक अलग प्रांत के रूप में। फिर अन्य लोगों का भी नेतृत्व मिलता है। दुआ हो जाएगा 1912, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। नेक्स्ट 13 में देखेंगे बिहार को बंगाल से अलग किया गया। उसके बाद 1936 ईस्वी में उड़ीसा को उससे अलग कर दिया गया था। 13 में देखिए बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से क्षेत्रफल सबसे पुराना है। रोहतास पठार है, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी है, खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं और उत्तर का मैदान है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह
खड़गपुर का पहाड़ियाँ मुंगेर जिला में है। मुंगेर आपको पता होगा, मुंगेर आप अगर देखेंगे तो मुंगेर के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, वह लखीसराय हो जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो बेगूसराय, और उसके बाद फिर ऊपर आप देखेंगे तो ये खगड़िया। तो इस तरह से ये है, ऊपर है। तो जैसे मुंगेर हो गया ना, मुंगेर के ऊपर खगड़िया, खगड़िया के जस्ट बाएं बेगूसराय, और बेगूसराय के नीचे लखीसराय, इस तरह से, और नीचे जम्मू। ये है मुंगेर के जो प्रमंडल है, उस प्रमंडल में इतने ज़िले आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि खगड़िया जो है, खड़गपुर खगड़िया है, यह कहाँ का है, यह जो है खड़गपुर पहाड़ियाँ, यह वहीं से बिलोंग करता है, मुंगेर से। तो यह पठानों सबसे पुराना ये हो जाएगा कि मुंगेर जिला के में अवस्थित है। यहाँ धारवाड़ सेल। अब धारवाड़ सेल क्या होता है, यह धारवाड़ सेल अब याद करिए, धारवाड़ सेल की चर्चा हम लोग पहले किए थे कि बिहार में भूगर्भिक संरचना का अध्ययन हेतु मुख्य 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, धारवाड़ क्षेत्र बांटा गया है, धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्याचल चट्टान, और तीसरा टर्सेरी चट्टान। जो धारवाड़ चट्टान है वह बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी दक्षिण सबसे नीचे पूर्वी, वही दक्षिण में मुंगेर हो गया, नवादा हो गया और बोध गया, ये क्षेत्र धारवाड़ में आ जाते हैं। जिसमें से मुख्यतः आपको मिल जाएगा स्लेट और क्वार्ट्ज का उपस्थिति मिल जाएगा। ये प्री कैम्ब्रियन युग से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा था विंध्य चट्टान, जो हमने देखा था कि विंध्य चट्टान है, वो विंध्याचल के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। इस चट्टान का जो नेतृत्व है वह किस साइड करेगा, वह दक्षिण और पश्चिम साइड में करेगा, यानी रोहतास कैमूर वाला क्षेत्र में थोड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद टर्सरी चट्टान, यह आपको बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर ही हो गया, पश्चिम यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें संचित क्या होते हैं, तेल भंडार होते हैं, किसमें, वह टर्सरी। तो ये ध्यान में रखिएगा, धारवाड़, विंध्याचल और टर्सरी, ये मुख्यतः बिहार के जो बांटा गया मुख्य 3 भागों में, इस तरह से डिवाइडेड किया गया। फिर टर्सरी भी आगे 4 भागों में है, वो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे तो उसमें इक्वेसीन, ओलियोगोरिन, मायोसीन, प्लायोसीन, वो अलग हो जाता है। तो उतना